नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने बायोलॉजी स्टार्ट कर रखी थी और बायोलॉजी में हमारी 3 क्लास हो चुकी है। उनमें अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया था और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, तो अपन ने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ लिया था, स्टोमच के बारे में पढ़ लिया था, जठर रस, HCl, रेनिन, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। अब चलते हैं आगे, और छोटी आंत और बड़ी आंत ये भी पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। इससे पहले थोड़ा बच गया था, तो देखो उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करते हैं। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, इसके बारे में क्या जाना था अपन ने? ये जाना था कि इसकी लंबाई तो कितनी होती है, 6 से लेके 6.9 मीटर, प्लस और क्या जाना था, खाने का सबसे अधिक पाचन कौन सी जगह पे होता है? सबसे अधिक पाचन तो छोटी आंत में होता है। अब देखो, छोटी आंत में होता है तो छोटी आंत क्या छोड़ती है? एक आंत्र रस छोड़ती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रस छोड़ती है। तो इस रस के अंदर 3-4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। उनका नाम क्या है? तो नाम देखो, लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज और एक और होता है रेप्सिन। ये 4 क्या पाए जाते हैं? इस आंतर रस के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पढ़ रखा है वो आराम से समझ जाएंगे कि ये काम क्या करेंगे। सुक्रेज क्या करेगा, माल्टेज क्या करेगा, लैक्टेज क्या करेगा, इरेप्सिन क्या करेगा। इरेप्सिन तो डायरेक्ट सी बात है, सिन लगा है तो मतलब ये किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। प्रोटीन को अपन ने ऊपर कहाँ पे? अमाशय के अंदर क्या निकला था? पेप्सिन निकला था, जिसने प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दिया। अब पेप्टोन से अमीनो अम्ल में तोड़ने का काम कौन करेगा? ये इरेप्सिन करेगा। ठीक है, प्रोटीन किसका बहुलक होता है? अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। हमारे शरीर में कुल कितने अमीनो अम्ल? कमेंट में जवाब दो। अब देखो आगे चलते हैं। ये क्या करता है? लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज। तो देखो अपन ने एक नाम सुना होगा, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? एक तरह का डाइसेकेराइड है और ये किस किस से मिलकर बनता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? सुक्रोज। अपन जो खाना खाएंगे उसके अंदर सुक्रोज भी जाएगा, तो इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ने का काम कौन करेगा? ये आंतररस करेगा, और आंतररस में भी कौन करेगा? सुक्रेज करेगा। ऐसे ही माल्टेज क्या करेगा? जब अपन माल्टोज को देखते हैं तो माल्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर, तो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करेगा? ये माल्टेज करेगा। तो ये जानकारी बच गई थी, तो इसको आपने समझ लिया होगा। अब अपन चलते हैं आगे। तो देखो, अपन ने छोटी आंत, बड़ी आंत सब कुछ पढ़ लिया। अब उसके आगे जो जानकारी बची है ना दोस्तों, वो क्या है? लीवर और पैनक्रियाज। जब अपन लीवर और अग्नाशय के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर आप अपने हिसाब से सारे अंगों को सेट करके किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। तो अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं लीवर। लीवर हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। अब देखो, लीवर के बारे में सबसे पहली जानकारी तो ये आती है कि लीवर अपने शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। क्या है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग प्लस सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि।
दोनों क्या है, लीवर है। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। और लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। ठीक है, तो अगर भार में पूछा जाए आपसे कि भार में हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो लीवर ही है, क्योंकि 1.5 kg के समथिंग भार किसका होता है, लीवर का होता है। और इससे पहले 1400 ग्राम के समथिंग किसका होता है, हमारे मस्तिष्क का होता है। तो सबसे भारी ऑर्गन भी कौन सा अपने शरीर का, आंतरिक, लीवर ही है। अब देखो लीवर का कार्य क्या होता है, तो लीवर का कार्य होता है पित्त का निर्माण करना, पित्त का निर्माण करना। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, जैसे लीवर हमारे शरीर में किसका संश्लेषण करता है, विटामिन ए के निर्माण में भी सहायक होता है। विटामिन ए के संश्लेषण में सहायक। ठीक है, और क्या करता है, लीवर विटामिन ए के संश्लेषण में सहायक है, प्लस पित्त का निर्माण करता है। 1.5 kg क्या है, लीवर का भार है। लीवर सबसे बड़ा आंतरिक अंग है और सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है। अब लीवर क्या करता है, हम जो खाना लेते हैं ना, वो खाना जैसे ही अपने पाचन तंत्र से होकर गुजरता है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं अधिकतर खाना, और वो कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाता है, ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज को हमारा जो लीवर है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। और जब भी हमारे शरीर को क्या होगी, ऊर्जा की ज़रूरत होगी, तो क्या करेगा, लीवर इस ग्लाइकोजन को क्या दे देगा, हमारे शरीर को दे देगा। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहण कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। एक, जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई जहरीला पदार्थ जाएगा ना, कोई भी जहरीला पदार्थ गया, ठीक है, नुकसान करने वाला, तो सबसे पहले कौन सा अंग काम करेगा, जो उस पर एक्शन लेगा, तो ये लीवर ही लेगा। ठीक है, क्योंकि लीवर में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें कुफर सेल कहते हैं, कुफर कोशिकाएं कहते हैं, जो क्या करती है, जो एंटीटॉक्सिक का काम करती है। मतलब अगर कोई जहरीला पदार्थ गया ना, तो उसको नष्ट करने का काम कौन करेगी, वो कुफर कोशिकाएं करेगी, जो लीवर की दीवारों पे पाई जाती है। तो सिंपल सा अपन ने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। उसके बाद मैंने क्या कहा, जो बायो के अंदर डायग्राम तैयार कर लेगा, उसकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। तो इसके बाद अपन देखेंगे क्या, लीवर का डायग्राम। तो देखो अपन बनाते हैं, आप भी साथ साथ बनाने की कोशिश किया करो। इसकी एक क्लास और होगी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उन क्वेश्चनों को लेके आएंगे। तो पहले अपन बनाते हैं पूरे लीवर की संरचना। तो देखो लीवर होता कैसा है। ये है अपना लीवर, ठीक है, और इस लीवर को यहाँ से एक लिगामेंट पाया जाता है, जो ऐसे लग रहा है दो हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, उस लिगामेंट का नाम क्या है, तो उसका नाम आप याद रखोगे, फेल्सी फेरल लिगामेंट। कौन सा, हिंदी में रखोगे फेल्सी फेरल लिगामेंट, फेल्सी फेरल लिगामेंट। ये क्या हो गया, फेल्सी फेरल। अब देखो यहां से निकलेगी नलिकाएं, एक ये निकली, ये आ जाएगी इधर से घूमती हुई नीचे की तरफ। ये आ गई अपनी नीचे। अब नीचे किस में आकर मिलेगी,
तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपन डायग्राम बनाएंगे ना, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो नीचे जब अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया था ना, तो अमाशय सपोज करो ये है, नीचे आ गई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। इधर और इधर अपन ने इधर तो क्या बनाया था, लीवर, और इधर क्या बनाया था, पैनक्रियाज, और दोनों को क्या किया था, आपस में कनेक्ट किया था। तो सेम ऐसे ही अब नीचे जो संरचना आएगी ना, वो कौन सी आएगी, तो यहाँ पे एक पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, जिसका भी आपको नाम बताऊंगा, ठीक है। अब ये डक्ट कहाँ आ जाएगी, यहाँ अंदर की तरफ आ जाएगी और इधर से आगे की तरफ चले जाएगी। अब इधर से होते हुए बाहर की तरफ आएगी। ये बाहर आ गई। अब देखो, अब सारी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या सिस्टम है, कैसे कैसे हमारा लीवर काम करता है। तो ये तो जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ठीक है, ऊपर ही ऊपर जो एक टॉप पे किसी कैप की सी संरचना दिख रही है, ठीक है, ये है अपना क्या, लीवर या यकृत, ठीक है। अब क्या बचा, ये तो लीवर है और ये क्या है, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय, पैनक्रियाज मतलब अग्नाशय, ठीक है। अब लीवर किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। तो ये पित्त चल के किससे आएगा, इस नलिका द्वारा आएगा। तो इस नलिका को अपन क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट मतलब पित्त वाहिका। कौन सी वाहिका, पित्त वाहिका। अब देखो, पित्त यहाँ से चल के आ गया, दोनों तरफ से ये चल के आ गया पित्त। अब पित्त स्टोरेज कहाँ पे होगा, पित्ताशय में। तो देखो पित्ताशय कहाँ पे होता है, इसी लीवर के साथ अटैच होता है अपना क्या, पित्ताशय। तो ये बना दिया अपन ने यहाँ पे, और इसको जोड़ दिया, इसको अपन ने इस डक्ट के साथ जोड़ दिया, ठीक है। ये हो गया अपना पित्ताशय, यानी कि गाल ब्लेंडर, पित्ताशय। तो पित्त का निर्माण तो कहाँ पे हो गया, लीवर में। लीवर ने पित्त कहाँ भेजा, इस बाइल डक्ट द्वारा भेजा। अब जो पित्त होगा ना, वो स्टोरेज कहाँ पे होगा, इस पित्ताशय में होगा। तो देखो, इस डक्ट का भी आपको नाम ध्यान में रखना है कि जो पित्त को लीवर से, मतलब इस जो बाइल डक्ट है ना, पित्त वाहिका से कहाँ पे लेके आता है, पित्ताशय के अंदर लेके आता है। उस डक्ट का नाम क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक वाहिका, सिस्टिक वाहिका। और ये जो डक्ट है, जो पित्त को कहाँ तक लेके आएगी, अग्नाशय तक लेके आएगी, इसको बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्या हो गई, कॉमन बाइल डक्ट हो गई, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट। इधर यहाँ पे आ गया, ये जो डक्ट दिख रही है आपको, ये क्या हो गई, पैनक्रियाज डक्ट, पैनक्रियाज डक्ट। अब ऊपर से क्या आता है, जो अपना स्टोमच था ना आमाशय से, वहाँ से क्या आ रहा था, फूड आ रहा था। और नीचे ये क्या आ गई, ग्रहणी मतलब डियोडेनम। तो ये सिंपल सा अपना क्या हुआ, लीवर का डायग्राम हुआ। इसको दिमाग में सेट करने की कोशिश करो कि सबसे पहले क्या आया, लीवर आया। लीवर को जो एक लीवर की सतह पे जो एक लिगामेंट पाया जाता है, फेल्सीफेरल लिगामेंट, ठीक है, जो पित्त को लेके आती है
सबसे स्टार्टिंग में, उसको क्या बोलते हैं, पित्तवाहिका या बाइल डक्ट। ठीक है, जो पित्त को पित्ताशय तक लाने का काम करती है उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। ठीक है, फिर इधर क्या हो गई अपनी कॉमन बाइल डक्ट, ये क्या हो गई, पैनक्रियाज डक्ट, और ये क्या हो गई, ग्रहणी। तो ये अपने लीवर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा डायग्राम है जो आपको समझना है। अब लीवर के कार्य देखो, यहाँ पे देखते हैं। लीवर का पहला कार्य तो क्या है, पित्त का निर्माण करना। ठीक है, सिंपल सा, ये किसका निर्माण करेगा, पित्त का निर्माण करेगा। अगली चीज विटामिन ए का संश्लेषण करना, अपन ने पहले पढ़ ही लिया। ठीक है, अगली चीज किसका निर्माण करना, यूरिया का निर्माण करना, ये भी क्या है, अपने लीवर का काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, पहले पित्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर पित्ताशय के बारे में पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, लास्ट में अपना लीवर डैमेज किस कंडीशन में हो जाता है। तो ये सब आपने देख लिया होगा, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, उसके बाद मैं इसको साफ करूँगा। ये अपने लीवर का एक बेसिक सा डायग्राम है, ले लिया होगा सबने। चलो अब इसको साफ करते हैं। अब देखो कुछ पॉइंट देखो, जो डायग्राम बनाया था उसी से। पहला पॉइंट तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से, पित्त को पित्ताशय तक लाने वाली वाहिका, उसका क्या नाम है। तो अपन ने देखा होगा इस तरफ क्या बनाई थी, सिस्टिक डक्ट, तो उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट, मतलब सिस्टिक वाहिका। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना, इसको मोस्ट लगा के लिख लेना। ठीक है, सिस्टिक डक्ट। और पित्त को अग्नाशय तक ले जाने वाली डक्ट, मतलब वाहिका। तो नीचे क्या थी, इधर तो बाइल डक्ट, इधर सिस्टिक डक्ट, और इधर क्या थी, दोनों एक हो गई थी, तो उसको क्या बोला था, कॉमन बाइल डक्ट। ये क्या काम करती है, अग्नाशय तक लेके आती है किसको, पित्त को। तो सिंपल सा अपन ने कार्य प्रणाली तो देख ली, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, पित्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो पित्त, सबसे पहली बात तो पित्त क्या होता है, एक तरह का लिक्विड होता है, तरल होता है, गाढ़ा। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है। ठीक है, काम क्या करता है, सब पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट देखने की कोशिश करो। अब आता है पित्त का पीएच मान कितना होता है। तो पित्त का जो पीएच मान होता है ना, वो होता है 8.1 से लेके 8.9 तक। ठीक है, इसके बीच में रहता है। अब 8 भी आ सकता है एग्जाम में, ऑप्शन 8.5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, तो ये ध्यान में रखें, ये होता है पित्त का पीएच मान। जब ये 8 की समथिंग है तो ये कैसा होगा, ये आपको पता ही होगा, क्षारीय होगा। अपन ने ऊपर जो खाना आया था आमाशय के अंदर स्टोमच में, उसको HCl ने क्या कर दिया, अम्लीय कर दिया, एसिडिक कर दिया। अब उसको क्षारीय बनाने के लिए अपने को किसी चीज़ की ज़रूरत तो होगी ना, तो उसको क्षारीय बनाने का काम क्या करेगा, ये पित्त ही करेगा। ठीक है, अब ये प्रतिदिन स्रावित कितना होता है, तो होता है 600 ml के समथिंग। अपन ने पहले देखा था कि मनुष्य प्रतिदिन कितने लीटर लार स्रावित करता है, तो उसका आंसर कितना था, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, और ये कितना, 600 ml। अब पित्त के अंदर 2 साल्ट भी पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं, उनका क्या नाम है,
तो उनका नाम याद रखना, सोडियम टेरोकोलेट और ग्लूकोकोलेट। ये क्या क्या होते हैं? दो साल्ट पाए जाते हैं, किसमें? पित्त में। अब देखो तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर कर लेता हूँ, जिनके ये नहीं समझ में आया बचपन से कि साल्ट होते क्या हैं, लवण, तो देखो इसको एग्जाम्पल से समझो। आपने एक साल्ट का नाम सुना होगा, सबने सुन रखा है, क्या? NaCl सुन रखा है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब देखोगे ना तो ये Na है ना, ये Na तो रखता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये जो क्लोरीन है ना ये रखती है नेगेटिव चार्ज। दोनों का चार्ज अलग अलग है ना। साथ और एक और बात कि जो ये Na है ना, ये तो क्या है? सोडियम। तो ये तो क्या है? धातु, ठीक है, और ये क्लोरीन क्या है? अधातु, ठीक है। तो मतलब साल्ट उसको कहते हैं जिसमें एक तो रखता हो पॉजिटिव चार्ज और एक रखता हो नेगेटिव चार्ज, साथ में एक हो धातु और एक हो अधातु। तो सोडियम तो क्या है यहाँ पे? धातु, और क्लोरीन क्या है? अधातु। इसलिए NaCl को क्या कहा अपन ने? साल्ट कहा या लवण कहा। तो सिंपल सा दो प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं अपने पित्त के अंदर, कौन कौन से? एक तो सोडियम टेरोकोलेट और एक ग्लूकोकोलेट। तो ये पित्त के बारे में जानकारी हो गई, ठीक है। पित्त का रंग कैसा होता है, पित्त का pH मान कितना होता है। अब पित्त काम क्या करता है? तो पित्त काम करता है वसा के पायसीकरण का, वसा का पायसीकरण। पायसीकरण मैंने इससे पहली क्लास में बताया था। क्या बताया था? कि वसा की बड़ी बड़ी बूंदों का छोटी छोटी बूंदों में टूटना ही क्या है? पायसीकरण। अब सपोज करो किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर पित्त का निर्माण नहीं होगा ना, तो उसके अंदर वसा का पाचन नहीं होगा। क्यों? देखो इधर देखो, समझने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। अभी जो डायग्राम बनाया है ना वो वाला ही है, जल्दी में बना रहे हैं इसलिए इसको ऐसे ही समझने की कोशिश करो। ये अपना पहले वाला डायग्राम है। स्टोमच वाला जो भी खाना था ना वो कहाँ पे पहुँचा? ये छोटी आंत का फर्स्ट पॉइंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पे इधर से तो क्या आएगा? पित्त आएगा। ये तो अपना लिवर है और ये है क्या? पैनक्रियाज। तो इधर से तो पित्त आएगा और इधर से अग्नाशयिक रस आएंगे, और दोनों क्या काम करेंगे? यहाँ पे जो वसा होगी ना उसको तोड़ने का काम करेंगे। तो वसा का पाचन करने में सहायक कौन होता है? पित्त सहायक होता है। अब देखो ये पित्त स्टोरेज कहाँ पे होता है? तो अपन ने डायग्राम में देखा था, जो सिस्टिक वाहिका होगी वो पित्त को कहाँ पे ले आएगी? इधर एक संरचना बनाई थी जिसका नाम क्या था? पित्ताशय। तो देखो अब पढ़ते हैं पित्ताशय के बारे में। कौन सा आशय? पित्ताशय। वो पित्ताशय नहीं, इंग्लिश वाले, गाल ब्लेंडर। गाल ब्लेंडर मतलब पित्ताशय। पित्ताशय क्या होती है? तो पित्ताशय एक लीवर के साथ अटैच, लीवर के साथ ही जुड़ी रहती है। और कैसी संरचना होती है? थैलेनुमा संरचना होती है। एक बेग सी संरचना है, अपन ने देखी भी है पहले डायग्राम के अंदर। गोड़ देखो अगर तुमने बनाया है तो उसके अंदर देखो एक थैली साइज एक संरचना बनाई है, वो क्या है? पित्ताशय, ठीक है। पित्ताशय तक पित्त लाने का काम कौन करता है? तो सिस्टिक वाहिका करती है। याद नहीं रहे? सिस्टर याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम में काम हो जाएगा तुम्हारा। सिस्टिक वाहिका, ठीक है। और कई बार जो अपना पित्ताशय होता है ना उसके अंदर पथरी भी हो जाती है। नॉर्मली पथरी है ना लोगों के कहाँ पे होती है? तो किडनी में होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो भी केस दिखने पड़ते हैं ना, देखने को मिलते हैं ना, ज़्यादातर जो भी केस देखने को मिलते हैं ना वो कैसे मिलते हैं कि व्यक्ति के पथरी हुई है, कहाँ पे हुई है? किडनी पे हुई है, ठीक है। आजकल पथरी जैसी समस्याएं आम होती जा रही है। तो देखो, और किडनी में भी कौन से हिस्से पे होती है?
तो देखो अपन ने जब किडनी पढ़ी थी ना क्लास के अंदर कोचिंग में, ठीक है, तो किडनी के 2-3 भाग पढ़े थे, ठीक है, बाहरी भाग कोर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला, और उसी में एक हिस्सा पढ़ा था बीच बीच का सेंटर का, जिसको क्या कहा था, पेल्विस। और इस पेल्विस वाले स्थान पे क्या जमती है, पत्थरी। तो याद रखना किडनी के कौन से स्थान पे पत्थरी जमा होती है, तो पेल्विस, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब पत्थरी जमेगी किस कारण, तो उसका कारण क्या है, एक तो जो अपना पित्त है ना, उस पित्त के अंदर साल्ट का लेवल इंक्रीज हो जाए, साल्ट का बढ़ जाना। 2 तरह के साल्ट पढ़े थे अपन ने, सोडियम टेरोकोलेट और ग्लूकोकोलेट। अगर उन साल्ट का लेवल बढ़ जाएगा ना, तो पित्त के अंदर तो पत्थरी जमने के चांसेज है। प्लस एक कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रोल का बढ़ जाना। तो सिंपल सी 2 कारण हो गए क्या जमने के, पत्थरी। तो ये हो गया पित्ताशय, एक थैलेनुमा संरचना है। पित्त लाने का काम कौन करती है, सिस्टिक वाहिका करती है। इसमें भी पत्थरी जम जाती है। कारण क्या है, पित्त के अंदर साल्ट का बढ़ जाना और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। अब देखो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल नया नाम आया है ना, तो इसके बारे में पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ो तुम। तो जैसे ही तुम्हारे सामने कोई नाम आए ना, उसको पकड़ लिया करो, उसके बारे में जानकारी थोड़ी थोड़ी जोड़ते जाओ, और जोड़ते जाओगे ना, एक समय आएगा जब आपकी साइंस ऐसी हो जाएगी कि आपके एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। फिजिक्स को भी पढ़ो, केमिस्ट्री को भी पढ़ो, बायो को भी पढ़ो, तरीके से पढ़ो, ठीक है। और क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है। जितने ज़्यादा देखेंगे उतना ही मेरा मनोबल ज़्यादा बनेगा। अब देखो नाम आया कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आजकल ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम क्या हो रही है, आम हो रही है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल का बढ़ जाना, ठीक है, मोटापा जैसी कई बीमारियां हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा है, ठीक है। और वसा क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जिसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर हुआ है, वही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हमारे खाने के अंदर 55% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना, ये 25% तो अपने को मिलता है कहाँ से, खाने से, ठीक है। और 75% कहाँ से तैयार होता है, तो 75% तैयार करता है अपना यकृत, लीवर बनाने का काम करता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को। अब खाने से अपने को मिलना का कितना चाहिए, 25%। अपन खा रहे हैं ऑयली फूड, ठीक है, नीरे बर्गर वगैरह ठूसे जा रहे हो, जिनके अंदर तेल ठूस ठूस के भरा है, ठीक है, ऑयली फूड खा रहे हो, तो 25% की जगह क्या हो जाएगा, अपन ज़्यादा वसा ले रहे हैं, और वसा में क्या जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल जा रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, कुछ अपना लीवर बना रहा है, तो हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। और जैसे इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, हमारे शरीर में, शरीर में इसकी मात्रा बढ़ते ही ये क्या होगा, जो हमारे शरीर की धमनियां है ना, धमनियां, शिराएं, जो खून लाने और ले जाने का काम करती है, ठीक है, उनके अंदर जमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अपने हृदय के पास में जो भी धमनियां होगी ना, उनके अंदर जाके जम जाएगा ये कोलेस्ट्रॉल। है तो ऑयल ही ना आखिरकार, ठीक है, तो जम जाएगा, वसा ही तो है, वसा जमने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है। तो जमने के बाद क्या हो जाएगा, अपनी जो नलिकाएं हैं ना, ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनिकाएं, वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लॉक होने के कारण क्या आ जाएगा, हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको पता लग गया कैसे हो सकती है, ठीक है। अपनी रक्त वाहिनिकाओं में जाके क्या हो जाएगा, ये जम जाएगा, क्योंकि इसकी जमने की प्रवृत्ति है, और उसकी वजह से क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में सिंपल सा एक बेसिक सी थ्योरी। लेकिन इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है, जरूरत क्या पड़ी इसकी, शरीर के अंदर जो लीवर
इसको बना रहा है, ठीक है। तो ये शरीर में काम करता है, एक तो जितना ऑयली होगा अपना रक्त गाढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो रक्त के संचालन में, रक्त के संचालन में, प्लस दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम, जो लैंगिक हार्मोन होते हैं ना, लैंगिक हार्मोन के निर्माण में सहायक, निर्माण में सहायक। अब लैंगिक हार्मोन कौन कौन से होते हैं तो याद करो। मेल होता है ना, उसके अंदर तो होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, पुरुषों का लैंगिक हार्मोन है, ठीक है। और जो फीमेल होती है, इधर देखो, फीमेल, फीमेल के अंदर दो होते हैं, कौन से, एक तो एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इनमें से बताओ कि किसको तो गर्भधारण का हार्मोन कहते हैं और किसको सुंदरता का हार्मोन कहते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन में। मैं क्लास के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो सिंपल सी ये थ्योरी कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार की वसा है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। 25% अपने को किससे मिलता है, खाने से। लीवर का हमारा काम है कोलेस्ट्रॉल बनाने का भी। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी तो हमारे शरीर की रक्त वाहिनिकाएं क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या, रक्त के संचालन में, लैंगिक हार्मोन के निर्माण में सहायक। तो देखो हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। अब अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि लीवर है ना, हमारे शरीर के अंदर कोई जहरीला पदार्थ जाएगा ना तो उसको नष्ट करने का भी काम करता है। अब क्या आएगा, कुफर सेल, कुफर कोशिकाएं, ठीक है। अपन ने एक चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में, मैंने बताया था कि जैसे ही कोई लीवर के अंदर, जैसे ही अपने शरीर के अंदर कोई जहरीला पदार्थ जाएगा ना तो लीवर उसके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा। तो वो क्यों कर लेता है, क्योंकि उसकी लीवर के अंदर पाई जाती है कुफर सेल, कुफर कोशिकाएं, जिनकी प्रवृत्ति होती है फैगोसाइटिक नेचर। अब इस फैगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या है, ठीक है, हिंदी में ऐसे याद रखोगे, फैगोसाइटिक। ये जो कुफर कोशिकाएं हैं ना, ये फैगोसाइटिक प्रवृत्ति की होती है। मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे ही कोई जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में जाएगा ना, जैसे ही कोई जहरीला पदार्थ गया तो ये क्या करेगी, उन पे काम करना स्टार्ट कर देगी। मतलब एंटीटॉक्सिक होती है ये, एंटीटॉक्सिक मतलब जहर को नष्ट करने वाली कोशिकाएं। कौन सी है, कुफर कोशिकाएं। कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो हमारे लीवर के अंदर पाई जाती है। तो अपन ने लीवर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। अब देखो, एक पीछे अपन ने देखा था पथरी, पथरी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पथरी हटाने की टेक्निक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम भी याद रखना। पथरी हटाने की जो टेक्निक होती है ना, उसका नाम होता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी होती है ना, उससे आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपना यकृत होता है ना, यह है पोर्टल सीरा तंत्र का संचालन करता है, संचालन करता है। अब ये चीज़ है ना, ऐसे रटने से याद नहीं होगी कि पोर्टल सीरा तंत्र का संचालन करता है। समझने की कोशिश करो, देखो मैं समझाता हूँ। ये है अपनी छोटी आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत। अब छोटी आंत सबसे पहले क्या करती है, अपन ने पढ़ा था जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं ना, उनका अवशोषण करने का काम कौन करती है, यही छोटी आंत करती है। अब छोटी आंत से वो सारे पोषक पदार्थ ब्लड में घुलकर कहाँ पहुँच गए, अपने लीवर में पहुँच गए, ठीक है। और ये जो बीच में जो सिरा दिख रही है ना, इसी का नाम है पोर्टल सिरा या पोर्टल वेन, ठीक है। ये यहाँ से पोषक पदार्थ जितने भी थे ना, कहाँ पे आ गए, अपने लीवर में आ गए।
अब लीवर इन सबको किसके पास भेजेगा, तो देखो लीवर भेज देगा ऊपर की तरफ, और यहाँ पे होगा अपना हार्ट, कौन, हार्ट यानी कि हृदय, ठीक है। लीवर ने वो सब एलिमेंट किसके पास भेज दिए, अपने हार्ट के पास भेज दिए, ठीक है। तो वो सारे पोषक पदार्थ कहाँ चले गए, हार्ट के पास चले गए। अब इसका नाम क्या होगा, तो देखो लीवर के लिए क्या वर्ड याद किया, लीवर के लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है, हेपेटो, तो इसका नाम है हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं। पोषक पदार्थों को छोटी आंत से लीवर तक लाने वाली शिरा का क्या नाम है, पोर्टल शिरा। पोषक पदार्थों को लीवर से हृदय तक ले जाने वाली शिरा का क्या नाम है, हेपेटिक वेन। अब ये जो हृदय है ना, ये खाने को, ये सारे ब्लड को और पोषक पदार्थों को किसके पास भेज देगा, जो अपने लंग्स होंगे ना, फेफड़े, उनके पास चले जाएंगे, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। तो ये कौन है, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी क्या करती है, अशुद्ध रक्त को, ये अशुद्ध ही तो रक्त है, नीचे से चलता आ रहा है, प्योर थोड़ी ना हुआ, इस अशुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुँचा दिया, लंग्स तक पहुँचा दिया। अब लंग्स क्या करेंगे, उनको शुद्ध करेंगे, और शुद्ध करने के बाद किसको दे दिया, वापस दे दिया किसको, अपने हार्ट को, ये लो हार्ट को दे दिया, और इसका नाम क्या है, फुसफुस शिरा, ठीक है। अब ब्लड भी शुद्ध हो गया, उसके अंदर क्या है, पोषक पदार्थ भी है। अब अपना हार्ट क्या काम करेगा, उसको क्या कर देगा, अपनी बॉडी के साथ क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा, हमारे शरीर को दे देगा। तो ये जो सारा सिस्टम है ना, इसी का नाम है पोर्टल शिरा तंत्र। तो इसके अंदर मेन भूमिका कौन निभा रहा है, लीवर निभा रहा है, इसलिए लीवर को क्या कहा जाता है, अपना पोर्टल शिरा तंत्र का संचालन भी करता है। समझो छोटी आंत के अंदर ब्लड था, ब्लड के अंदर जो पोषक पदार्थ थे उनको पोर्टल शिरा कहाँ तक ले आई, लीवर तक ले आई। अब लीवर तक लाने के बाद में क्या, हेपेटिक वेन, लीवर के लिए जो वेन बीच में लगी हुई है इसका नाम क्या है, हेपेटिक, क्योंकि लीवर के लिए कौन सा वर्ड काम में ले जाता है, हेपट। लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी लिख लेना, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी क्या है, लीवर का अध्ययन। ये हार्ट तक आ गया, हार्ट से फुसफुस धमनी किसके पास ले जाएगी, लंग्स के पास, अशुद्ध ब्लड को, और फिर वो शुद्ध होके कहाँ पे आ जाएगा, वापस हृदय के पास, और फिर हृदय किसके पास भेज देगा, वो सारी चीज़ें अपनी ब्लड में घुलकर किसके पास पहुँच जाएगी, अपने शरीर के सारे अंगों तक पहुँच जाएगी। तो ये सिंपल सा अपना लीवर के सारी की सारी कॉन्सेप्ट, सारी की सारी चीज़ें थी। लीवर के बारे में पहली चीज़ आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। लीवर का वजन कितना है, 1.5 kg। लीवर किसका निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। लीवर और किसका निर्माण करता है, विटामिन ए का निर्माण करता है, ठीक है। पित्त स्टोरेज कहाँ पे होता है, पित्ताशय में स्टोरेज होता है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ना, ये तो थे नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से कौन कौन से बनते हैं कि जो पित्त होता है ना, पित्त को पित्ताशय तक लाने का काम कौन सी वाहिका करती है, तो उसका नाम है सिस्टिक वाहिका, ठीक है। पित्त को अग्नाशय तक ले जाने का काम कौन करती है, तो उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपको तब याद होगी जब आप उस डायग्राम को अच्छे से देखोगे, अच्छे से एक बार अपने हाथ से बना लोगे, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लीवर के बारे में याद करोगे, फिर पित्त के बारे में, और पित्त के बाद में पित्त के अंदर 2 नए वर्ड आए, साल्ट और कोलेस्ट्रॉल, उनके बारे में जानकारी। फिर अगर अपन बात करते हैं एक लीवर के बारे में, एक जानकारी और रखोगे कि अपना जो लीवर होता है ना, वो हेपेरिन के निर्माण में भी सहायक होता है। हेपेरिन क्या होता है, हेपेरिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हमारे ब्लड, अब जैसे नॉर्मल अवस्था में अगर हम कोई ठंडी जगह चले जाएं तो अपना ब्लड जमेगा नहीं ना, वो किस वजह से नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता, वहाँ पे रक्त अपना सुचारू रूप से चलता रहता है। तो सामान्य अवस्था में व्यक्ति के ब्लड को कौन नहीं जमने देता, हेपेरिन। और जो जोंक होती है ना, जोंक, वो जोंक अपना डंक लगाती है और खून को चूसती रहती है, तो जोंक क्या छोड़ती है, हिरुडीन छोड़ती है। तो हेपेरिन और हिरुडीन का भी ध्यान में रखना। हेपेरिन का निर्माण कौन करता है, अपना लीवर। फिर अपन
आपको ये देखना है पोर्टल शिरा तंत्र, ये सिंपल सा है। छोटी आंत के अंदर जो भी पोषक पदार्थ बने वो ब्लड के साथ कहाँ पे आ गए, लीवर में आ गए। अब लीवर क्या करेगा, उसको किसके पास भेज देगा, हार्ट के पास भेज देगा। हार्ट किसके पास भेज देगा, लंग्स के पास। लंग्स से वो ब्लड शुद्ध हुआ, शुद्ध के साथ ही पोषक पदार्थ है वो हृदय के पास आए और हृदय ने वापस अपने शरीर के अंगों को भेज दिया। तो सिंपल सा आज आपका लीवर कंप्लीट हो चुका होगा। आपने काफ़ी क्वेश्चन समझे होंगे, तैयार किए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को वीडियो के लिंक भेजें ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम ऐसे वीडियो और बनाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।